अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लें। फैसलाबाद शहर के क्या मौसम की सूरत हाल होंगे अगले 24 घंटे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 45 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्रीज। आपको पता है कल रात को भी हवा चल रही थी काफ़ी ज़्यादा और तकरीबन आंधी वाला माहौल होता है, लेकिन बड़ा ड्राई सा मौसम हो जाता है। इवन तो हवा चल रही होती है थ्रू आउट द डे, लेकिन इतनी गर्म मौसम में गर्म हवा आपको महसूस होगी चलते हुए। इसी के साथ अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूँ तो 7 है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से, कोशिश करें कि लाजमी तौर पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। पानी की एक ठंडी बोतल अपने साथ कैरी करें। थ्रू आउट द डे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और स्पेशली जब हीट ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, उतनी ही ज़्यादा आपको पानी पीने की ज़रूरत होती है और पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन हमारी एबिलिटी, फंक्शनैलिटी बड़ी इंपैक्ट होती है अगर हम पानी सही तरह से नहीं पीते। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें, घर के अंदर भी हैं तब भी, और स्पेशली अगर बाहर निकल रहे हैं अपने सर को कवर करके बाहर निकलें। वाइट कलर के कपड़े का इस्तेमाल करें, ब्लैक कलर के कपड़े पहनने को अवॉइड करें। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं बारिश के इम्कानात की, तो अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन आपको पता है बड़ा अनप्रिडिक्टेबल फैसलाबाद शहर का मौसम है, कभी भी तब्दील हो जाता है। विजिबिलिटी की बात करें तो 4 किलोमीटर से बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि हवा चल रही होती है, लेकिन आपको बड़ी गर्म सी हवा महसूस होगी। 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन बहुत गर्मी है और आने वाले कुछ दिनों में प्रिडिक्शन की जा रही है कि हीट वेव हम पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसका मतलब है और भी ज़्यादा आपने ख्याल करना है, और भी ज़्यादा अपना ध्यान रखने की कोशिश करनी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर वो जिद कर भी रहे हैं कि बाहर जाके वो खेलना चाहते हैं, कोशिश करें उनको इंडोर ही आप कोई ना कोई गेम्स जो हैं वो खिला लें और फिजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए भी उनको किसी और तरह के वर्कआउट्स की तरफ लेकर जाएं, बजाय कि बाहर धूप के अंदर, स्पेशली धूप के टाइम पे उनको बाहर मत छोड़ें। इसके साथ आपको पता है हर प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव नोट पे करते हुए, एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दौरे जदीद में जो एक सबसे बड़ा नुकसान इंसान ने अपना किया है वो ये है कि इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक कमज़ोर हो गया है। यानी अगर आप एक कमरे में भी तो बैठे होंगे तो वहाँ पर भी जितने लोग हैं वो अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ होंगे। आपस में कोई गुफ्तगू, कोई कलाम, कोई आपस में हंसी मजाक कुछ नहीं हो रहा होगा। हर कोई अपने मोबाइल पर मसरूफ़ होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें इस्लाम सिला रहमी की तालीम देता है। सिला रहमी यही है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ, और जो ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ उनके हुकूक को अदा करें, और जो आप पर अल्लाह ताला ने लाजिम किया उनका आप ख्याल करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम आज दौरे हाजिर में इतने मसरूफ़ हो गए कि हमारा ताल्लुक़ आपस में कमज़ोर हो गया, बल्कि एक दूसरे से कट गया है हमारा ताल्लुक़। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और इस प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हुए आपको पता है कोशिश करनी चाहिए कि एज अ पर्सन हमेशा इवॉल्व करते रहें, ग्रो करते रहें। क्या सच में हम लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हो सकता है डेफिनेटली आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, काम इतने ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आपकी अटेंशन होती है कि शायद हम जो इंसानी ताल्लुकात होते हैं, जो दूसरे लोगों के साथ हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे वो दोस्त हों चाहे वो फैमिली हो, उनको उतना वक्त नहीं दे पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी रूटीन में जितनी भी मसरूफियात हों, थोड़ा बहुत वक्त अपने लिए भी निकालें, अपनी फैमिली के निकालें, अपने फ्रेंड्स के लिए निकालें, और अपने आप को मेंटली भी हेल्दी रखने की कोशिश करें। फिजिकली भी हेल्दी रखें, मेंटली भी हेल्दी रखें, और इसी से आई थिंक आगे चलते हुए हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। आप जब खुश होते हैं, जब आपका मूड अच्छा होता है, तो आप बेटर तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं उनके ऊपर, गोल्स के ऊपर अपने काम कर पाते हैं। आपको पता है फैसलाबाद शहर के जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। क्राइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ हो सकती है, जहाँ पर हम एक तरफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। कॉन्टीन्यूसली पिछले कुछ महीनों से
हमारे मुल्क में वहाँ पर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। अगर हम पुलिस की बात करते हैं, फैसलाबाद के इदारे विदाउट अ डाउट बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत मेहनती हैं और हम उनके सैक्रिफाइसेस को बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा हमेशा देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। और कहाँ पर हम लोग एज सिटीजन्स अपना रोल अदा कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा याद रखें कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हर शहरी अपना किरदार अदा करे। तो हम लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने बच्चों की तरफ, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको किस तरह से गाइड करना है, उनके लिए चीज़ें किस तरह से बेहतर करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार इसमें हम सब ने अदा करना है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस डिस्कशन के लिए मौजूद है। तैयब मकबूल हमारे साथ हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। तैयब, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। 3 चीज़ें मैंने हाईलाइट की इंट्रोडक्शन के अंदर, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्राइम के करंट रेट्स के हवाले से क्या सूरत हाल है फैसलाबाद शहर के पिछले कुछ महीनों में। जो तब्दीलियां देखी हैं हमने, हर किसी की जिंदगी पर असर हुआ है, बहुत सारे लोगों के रोजगार पर इसका असर हुआ है। करंटली क्या सूरत हाल है क्राइम की? शुक्रिया फातिमा। फातिमा, अगर हम दिसंबर से मई तक अप्रोक्सीमेटली जो 6 मंथ हैं, इनको उससे पहले के 6 मंथ से हम कंपैरिजन करें तो जो करंट 6 मंथ हैं इसमें क्राइम बहुत बूस्टअप हुआ है। राहजनी की वारदातें अब 2 टाइम्स उनमें बढ़ोतरी हुई, इजाफा हुआ है। इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें, हाउस रॉबरी उसमें 2 गुना इजाफा हुआ है। इस तरह दुकानों की जो लूट मार है उसमें भी 2 गुना इजाफा हुआ है। इस 6 माह में डकैती मज़ाहमत पे भी 13 लोग मर्डर हुए हैं इन 6 माह के अंदर। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारा ASI अभी 15 दिन पहले रमज़ान शरीफ में वो शहीद भी हुआ है, डाकुओं के हाथों शहीद हुआ है। दिन के वक़्त जुम्मतुल विदा था, दिन के वक़्त डाकू उस घर में घुसे हैं, उसको शहीद किया है। फिर पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, 3 उसी वक्त मारे गए, एक उसके बाद गिरफ्तार था, वो भी मुकाबले में मारा गया। तो क्राइम की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। अब से 15 दिन पहले तक ये सूरत हाल थी कि 15 पर रोज़ाना 24 घंटों में 100+ डकैती की, राहजनी की, चोरी की वारदातें मौसूल होती थी। उनमें से 80+ बिल्कुल जैवन होती थी। इतनी वारदातें रोज़ाना हो रही हैं। फैसलाबाद में हर घंटे में ऑलमोस्ट 3 वारदातें हो रही हैं, राहजनी की, डकैती की और चोरी की। अब थोड़ा सा उसमें फ़र्क ये आया है कि ये पिछले 15-20 दिन से ये कम होके 60-70 पर आ गई हैं। कुछ मुकाबले हुए हैं, डाकू मारे गए हैं, कुछ डाकू ज़ख्मी भी हुए हैं, उससे थोड़ा पैनिक है। लेकिन उसके बावजूद अगर गुज़िश्ता 6 माह में देखा जाए तो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ। अच्छा तैयब, अगर हम बात करते हैं, आपने बात की मोटरसाइकिलों के हवाले से चोरियों में इजाफा हुआ है, स्नैचिंग के हवाले से भी ज़्यादा क्राइम्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब एक चीज़ जो कि पूरे मुल्क में हमें नज़र आ रही है वो एक्सट्रीम किस्म के क्राइम्स की आ रही है, जो सुनने में भी मुश्किल होता है। किसी के लिए वो सुनना भी क्राइम की डिटेल्स बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी सोसाइटी में ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं, ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग इस तरह के क्राइम की तरफ, जो कि स्नैचिंग या मोटर बाइक भी अगर आप छीन रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे शख्स को आप ज़ख्मी करें या किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ करें कि वो पूरी ज़िंदगी अपनी उस वाक़े को भूल ना सके। फातिमा, इसमें सूरत हाल ये है कि आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, बड़े सिलेक्टिव किस्म के गैंग्स होते थे डाकुओं के, और वो जल्दी पुलिस के हाथों कैप्चर नहीं होते थे। वो उन डाकुओं को इतनी समझ होती थी कि हम अगर गिरफ्तार हो गए डकैती के दौरान, हमें पुलिस ने पकड़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह में हम ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे। अगर हमने खुदा न ख्वास्ता किसी को मर्डर कर दिया, अल्टीमेटली 302 है, फिर उम्र कैद है या फांसी है। अब एक मैं आपको बड़ी अहम आपके प्रोग्राम में बात बताने जा रहा हूँ। एक आइस का नशा ये इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ये इंजेक्ट हो चुका है कि आप इसकी बहुत रेशो बढ़ रही है। हर नौजवान इसी तरफ राग़ब हो रहा है। जब उनको आइस एक महंगा नशा है, जब उसके लिए बाद में वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो बाइक चोरी, बाइक स्नैचिंग, मोबाइल और पैसे स्नैचिंग की तरफ आते हैं। अच्छा तैयब, अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएं, स्पेशली ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे जो करंट नंबर्स हैं
वो बहुत दिल दहला देने वाले हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो। हम तो चाहते हैं कि नौजवानों के लिए जॉब्स हो, नौजवानों के लिए तालीम हो, अच्छे वसाइल हों उनके लिए, ना कि वो क्राइम की तरफ जाना शुरू करें। ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, करंटली कितने नंबर होंगे फैसलाबाद शहर की, सिर्फ अगर हम बात करें, कितने लोग होंगे जो कि ड्रग्स की तरफ लगा दिए जाते हैं या लग जाते हैं? फातिमा, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आपके तालीमी अदारे बहुत से ऐसे हैं जहाँ की स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स भी इस तरफ जा रही हैं। पिछले दिनों कुछ गैंग्स गिरफ्तार हुए हैं, 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर वो आइस सप्लाई करते थे। उनके मेल यानी कि ये पूरे गैंग्स बन चुके हैं जो कि एक्चुअली में सप्लाई करते हैं, एक्टिव सप्लाई करते हैं। एक बार किसी स्टूडेंट ने किसी के साथ बैठ के वो नशा कर लिया, वो जब एडिक्ट हो गया तब उसको वो पूरा करने के लिए उस गैंग का हिस्सा बनना पड़ता है। वो गैंग उसको ड्रग्स उसको पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए देने के साथ साथ उसको सप्लाई के लिए भी दे रहे हैं। एक लिस्ट तैयार की थी हमारे फैसलाबाद पुलिस ने, 79 लोग थे, उसमें से अभी शायद 16-17 ही पकड़े गए हैं, बाकी बड़ी तादाद अभी बकाया है। ये वो लोग हैं जो तालीमी अदारों में उनके अंदर तक वो मंशियात सप्लाई करते हैं। और ये शुरू कहाँ से होता है सिलसिला? अगर हम तालीमी इदारों की बात करते हैं, आपने कहा कि एक दफ़ा कोई अगर आप कर लेते हो उसके बाद आप रुक नहीं पाते, आप एडिक्ट हो जाते हो, तो लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? मैडम देखिए फातिमा, ये सिलसिला शुरू होता है आपकी गैदरिंग से। आपकी सोसाइटी, आपके लिंक्स किस किस्म के हैं, रात को लोग इकट्ठे बैठते हैं, उनमें से नौजवान, आपको पता भी यंगस्टर हैं, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती उनमें। वो अगर किसी अगर ऐसे महफिल का हिस्सा बन जाए जहाँ पे वो चीज़ उनको इस्तेमाल के लिए मिले। ये आइस बड़ा ही डेंजरस नशा है, एक बार भी 2 बार भी इसको यूज़ करने वाला एडिक्ट हो जाता है। जब वो एडिक्ट हो जाता है उस पर बंदे का नर्वस सिस्टम नहीं काम करता, इंसान का माइंड नहीं काम करता, और वो एडिक्शन पूरी करने के लिए अब अफोर्ड नहीं कर सकता, तब वो इस तरफ आएगा। ये मैं यहाँ पर ये पैगाम भी वालिदैन को देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर हैं, टीनेजर हैं, उन पर ख़ास तौर पे नज़र रखेंगे कि किस किस्म के दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, रात को उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, क्योंकि ये ऐसा नशा है, ना सिर्फ ये बहुत एक्सपेंसिव है और बड़ा डेंजरस है, इसको पूरा करने के लिए फिर लोग क्राइम की जानब ही राग़ब होते हैं। कोई बंदा अपने हलाल की कमाई से, मेहनत मजदूरी से ये नशा अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को आगाही भी हो, अवेयरनेस भी हो, बिकॉज एक तरफ अगर उनको रोक देना एक अलग बात है, कहीं ना कहीं बच्चे हैं, आपका किसी ना किसी ऐसे शख्स से वास्ता पड़ सकता है जिसको पता हो ड्रग्स के बारे में, या वो आपको उस तरफ लगाने की कोशिश करते। तो कितना जरूरी है कि अवेयरनेस के हवाले से भी काम किया जाए। रोकथाम पर भी हम आएंगे, पुलिस क्या कर सकती है, एज ए सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस कितनी जरूरी है? अवेयरनेस फातिमा, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और सॉरी टू से इसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानब से उतनी अवेयरनेस दी नहीं जा रही। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उनका भी अवेयरनेस सेल है, वो भी अवेयरनेस देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत कम। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और आपके इंसदादे मंशियात की मिनिस्ट्री है, उनका काम है ये कि आप उसकी अवेयरनेस करें। लेकिन आप चूँकि खुद मीडिया पर्सन, आप देख लें कितनी की अवेयरनेस हमको नज़र आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर साल बाद उसका जब एक दिन आता है, इंटरनेशनल डे आएगा, उस पर वो जो सेमिनार्स होंगे, अदरवाइज़ पूरा साल इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। आपके फैसलाबाद में क्राइम जो इंक्रीज डे बाई डे हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह आइस का नशा है। उसके एडिक्ट लोग ही क्राइम में मुलव्वस हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि जो गैंग्स पकड़े जाते हैं, अगर 4 डाकुओं का गैंग है तो उनमें से 3 लाजमन तौर पर आइस के एडिक्ट हैं, और कुछ इस हद तक एडिक्ट होते हैं अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, चंद दिन हवालात में रहना पड़े रिमांड के दौरान, और उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो तो मरने के करीब पहुंच जाते हैं। और पुलिस को उनको बचाने के लिए खुद उनको आइस की एक डोज देनी पड़ती है ताकि ये स्टेबल रहे। बड़े ही खौफनाक सूरत हाल हैं, और सुनकर ही बल्कि आप कांप उठते हो। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कोयटा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, मैं अब्दुल नासिर कोयटा से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मैम आप ठीक ठाक हो? मैं ये तैयब मकबूल साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मतलब ये टेररिस्ट हो रहे हैं, मतलब ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये मतलब आइस की वजह से हो रहे हैं,
तो आखिर ये आइस इतने ज्यादा फैल गई, अलग कोयटा एक छोटा शहर है, यहाँ पे मैं सुनने में आ रहा है कि ये आइस इतनी ज्यादा हो गई है, तो आखिर इसका एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से क्या कोई चीज है कोई इसको रोकने के लिए? इतनी ज्यादा हो रही है। मैं तो हालांकि ऐसे घर से पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर लेडीज इन्वॉल्व हो गई है। अगर एक सिंपल सादे घरों में लेडीज इन्वॉल्व हो गई है तो ये इतनी बात मैंने तो आज तक नहीं देखी कि कुछ लोग को पकड़े गए, कोई टेररिस्ट को तो इस तरह जो आइस वाले बेच रहे, किसी को आज तक किसी को अरेस्ट किया है मैंने कभी नहीं सुना। मैंने तो कोयटा में कभी नहीं देखा किसी को अरेस्ट किया, किसी को पकड़ा है कि आइस बेच रहा था। यहाँ पे तो वहाँ पे एक नाला है, तो वहाँ पे बार बार आता है, मतलब वो मैं उसका नाम तो गंदा नाला कह सकते, उसका नाम तो अजब नाम है। वहाँ पे तो लोग सरेआम ये चीजें बेचते हैं, तो सब लोग बेचते हैं। और मेन रोड जिना रोड जो कोयटा का मतलब मकबूल रोड है, उसके बाद एक नाला है, मतलब बहुत मशहूर नाला है, उसमें भी बेचे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स कोई फोर्स है कि ऐसे मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गया है अपने पैसे जमा करने के लिए। मैं तो बहुत शौक हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, मैं उसको स्कूल दाखिल करने से डर रहा हूँ। आगे कॉलेज जा रहे हैं मैट्रिक में, तो ये कॉलेज में भी ये हाल होगा तो ये यूनिवर्सिटी जा करके समझ कुछ नहीं आ रहा। सर आप लोग मतलब कोई है इदारा है सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मकबूल साहब से कि मतलब आप लोग इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर हमारे साथ कोयटा से मौजूद थे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट की तैयब उन्होंने, और आई थिंक ये डर शायद हर शहरी के दिल में होगा जिनके बच्चे हैं। स्पेशली आप जब एक दफ़ा बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, आप उनकी इंटरेक्शन को लिमिट नहीं कर सकते, आप नहीं जानते किस तरह के बच्चों से मिलेंगे, और हर तरह के बच्चे से मिलना पड़ेगा बल्कि, और यही जिंदगी है, यही दुनिया है कि आगे चलते चलते हर तरह के शख्स से भी मिलेंगे, हर तरह के इंसान से भी मिलेंगे। और उन सूरत हाल में अगर इतना ओपनली ड्रग अब्यूज हो रहा है, चाहे वो एज अ टीनेजर हो, चाहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, इन सब स्टेजेस पे जिंदगी के आप इतने मेच्योर नहीं होते हो कि अपने लिए बेस्ट चॉइसेस कर सकते हो। क्यों नारकोटिक फोर्स के हवाले से उन्होंने बात की, क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्यों गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, और हम सब जानते हैं कि ओपनली ये सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी जारी हैं ड्रग्स की। फातिमा, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ जो जिन्होंने कोयटा से कॉल की है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई ऐसा लाइन ऑफ एक्शन नहीं बन सका कि इसकी आपको ख़त्म करें, इसकी सप्लाई ख़त्म करें, इसकी डिलीवरी ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg 2 kg तक ये छोटे डीलर ये गिरफ्तार हुए हैं। अब देखना ये है कि फैसलाबाद में कहाँ से, फैसलाबाद के अंदर आइस कहाँ से लाई जा रही है, कहाँ पे उसको स्टोर किया जा रहा है, उसके बाद इसकी कितनी बड़ी मिकदार होगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और कितनी बड़ी इसकी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि तालीमी इदारों में भी जा रही है, गली मोहल्लों में भी जा रही है, मुख्तलिफ पार्टीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए बड़े हंगामी बुनियादों पर इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है। इस किस्म के इसमें अमेंडमेंट लॉ में इसकी ज़रूरत है कि ये बेल आउट नहीं होना चाहिए, उसको सज़ा, कोई भी उसकी अपील किसी अगली कोर्ट में मंजूर नहीं होनी चाहिए, उसको सज़ा हो, जब ये सज़ाएँ होंगी और उसके बाद ही ये चीज़ रोकी जा सकती है। मैं फातिमा ये प्रेडिक्शन कर लूँ, और खुदा न ख्वास्ता ये आइस, इसकी डिलीवरी, इसका इस्तेमाल अगर ना रुका तो इस किस्म के क्राइम सामने आएंगे कि आम लोगों ने कभी ना सुने होंगे ना उसका तसव्वुर किया होगा। यानी कि आगे चलते हुए सूरत हाल और भी बिगड़ सकते हैं। जो करंट स्टैंडिंग सूरत हाल है उन्हीं को सुनकर कई दफ़ा घबरा जाते हैं लोग। आम शहरी के लिए ये चीज़ें सुनना भी मुश्किल है जो कि आज हमारे मुल्क में रियलिटी बन चुकी हैं, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि लिमिट नहीं किया जा रहा, चीज़ों को रोका नहीं जा रहा जहाँ पे रोकना चाहिए सप्लाई को। किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर ये एंटर कहाँ से हो रहा है ये ड्रग, ये भी बड़ा जरूरी है। फातिमा, मैं ये इस पे नहीं कमिट करना चाहूँगा किन मुमालिक से ये आ रहा है। ये अब आपको पता है कोई हमारे सफारती लिहाज से भी ये मुनासिब नहीं है, तो ऑफ कोर्स जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती हम उस पे कमेंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, देखना ये है कि अगर हमारे मुल्क में ये आ गया है, हम अपने मुल्क के अंदर तो उसका सफाया कर सकते हैं। हमारी एजेंसीज एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, और भी काफ़ी सारी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, लेकिन इस पे उतना वर्क नहीं किया जा रहा। इसको आम लाइट नशों की तरह ही लिया जा रहा है। तैयब, आपकी नॉलेज है, आपकी एक्सेस भी है बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट इदारों के साथ बातचीत भी रहती है, क्या आपने कभी कोई इस तरह की प्लानिंग सुनी है जहां पर इन गैंग्स को पकड़ने की कोशिश की जा रही हो, या ये जो कार्टेल्स बन चुके हैं एट दिस पॉइंट, इनको रोकने की किसी तरह की कोशिश हो? फातिमा, देखें, यहाँ मैं आपको बात बताऊँ, आज से तकरीबन 3-4 साल कबल
एक यूनिट बनाया था उन्होंने, जो मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बना था। एक सब इंस्पेक्टर डिप्यूट किया गया था, एक सर्कल लेवल पे 2 थानों के ऊपर एक सब इंस्पेक्टर, उसको नौकरी दी गई थी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस टीम का काम था कि उन्होंने मंशियात जो लोग डिलीवर करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, उनको गिरफ्तार करना है। इसके जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मेन डिलीवरी यूनिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनको ख़त्म करना था। अब अलमिया ये जुल्म या सितम ज़रीफ़ी हमारी पुलिस के साथ ये है कि इसकी स्ट्रेंथ पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके, इतनी कम है कि वो यूनिट अलग से सके। शायद 5 या 6 माह चले हैं, उसके बाद वो यूनिट्स ख़त्म हो गए हैं। इसके लिए अलग से स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अलग से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और इसको बड़े वसी इख्तियारात देने चाहिए, ताकि अगर कोई मंशियात का बड़ा सप्लायर पकड़ा जाता है तो कितनी भी स्ट्रॉन्ग बड़ी सिफारिश आ रही है वो छोड़ा ना जाए। ये बड़ा अलमिया है। आई थिंक तैयब, अगर हम स्पेशली बात करते हैं ड्रग्स के हवाले से, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस जिस तरह से प्लेन में कैरी करना बड़ी ही सख्त सजा दी जाती है, या किसी भी तरह की स्मगलिंग बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और उसके ऊपर हमने देखा भी है कि हमारी फोर्सेस के जो जिस तरह के एक्शन है, लॉ इन्फोर्समेंट का जिस तरह का काम है, वो कमेंडेबल है, बिकॉज अपनी जान को रिस्क करके हमारे लोगों को या जो भी क्राइम है उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद यही होगी कि आगे चलते चीज़ें इंप्रूव होंगी। हमारा हमेशा डिस्कशन जनरेट करना होता है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं होता, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात कर रहे हैं क्राइम के हवाले से एंड डिफरेंट इशूज़ को हमने हाईलाइट किया जो कि स्पेशली फैसलाबाद शहर से रिलेटेड हैं। लेकिन आगे चलते हुए अगर स्पेशली हम पुलिस के हवाले से बात करें, तैयब, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं? क्या हमारे पास उतनी पुलिस फोर्स मौजूद है नंबर्स में जितनी फैसलाबाद की इस वक्त रिक्वायरमेंट है? फातिमा, बिल्कुल भी उतनी मौजूद नहीं है। 4 गुना हमारी नफरी कम है। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें 34,000 लोग चाहिए, हमारे पास सिर्फ 8,200 लोग हैं। उनमें से जो एक्टिव हैं, जो थानों में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 2,500 लोग हैं। अब 2,500 लोग, एक थाने में 40-40 लोग हैं, उस थाने के एरियाज़ में लाख सवा लाख की स्ट्रेंथ उसकी पॉपुलेशन है। तो आप देखें 40 बंदों से आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये हम आगे भी बात कर रहे हैं। अब आपको मैं एक अलग बात करना चाह रहा हूँ पुलिस के हवाले से। हमारी पुलिस में 2 क्लासेस हैं, एक अपर सबॉर्डिनेट, लोअर सबॉर्डिनेट, यानी कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, एक ये क्लास है, इसको रैंकर क्लास कहते हैं। एक CSP क्लास है जो राह रास्त भर्ती हुए हैं। इनको और उनको मिलने वाली फैसिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे फैसलाबाद में 2000 से ज़ायद पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके पास ना इस वक्त अपना ज़ाती मकान है, ना कोई ज़ाती आबाई मकान था उनके पास, ना उनको कोई सरकारी मकान मिल सका है। उन्होंने रेंट पे मकान लिया हुआ है। आप अगर उनको देखें कि आप कहें कि वो तनख्वाह में ही रेंट भी दें, वो उसका बिल भी, जो यूटिलिटी बिल भी, अखराजात, पढ़ाई वगैरह, तो ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी जानब आप देखें CPO हाउस हमारे फैसलाबाद का, वो 42 कनाल उसका रकबा है। RPO हाउस का 34 कनाल रकबा है। SSP ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन 1-1 कनाल के उनका घर है। जड़ा मादा के SP हैं, शायद उनका 10 कनाल का शायद घर है, कोठी है। ये अफसरान की सरकारी कोठियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। उनमें जो प्रेमिसेस यूज़ हो रहा है वो शायद 10 मरले होगा, लेकिन बाकी सराउंडिंग खाली पड़ी है। अफसरान के वो कस्टडी में है, वो इस्तेमाल करते हैं। जो भी CPO आएगा वो इसी घर में रहेगा, जो RPO साहब आएंगे वो इसी घर में रहेंगे। अब इशू ये है कि एक ऑफिसर के लिए 1 कनाल का घर मैक्सिमम है, सफिशेंट है, बहुत है। बाकी जगह पे अगर क्वार्टर बना दिए जाएँ, जो पुलिस एहलकार जिनके पास अपना मकान नहीं है उनको वो क्वार्टर अलाट हो जाए, उनका बहुत ज़्यादा वो खर्च बचे। जब उनका वो तनख्वाह में से पैसे बचेंगे, वो करप्शन की तरफ फिर नहीं जाएंगे। सेम इसी तरह जैसे जैसे अगर एक कांस्टेबल शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपये तक A कैटेगरी B कैटेगरी में दिया जाता है। जब खुदा ना खास्ता ऑफिसर शहीद होता है तो वो 5 करोड़ से भी प्लस होता है। जितना बड़ा ऑफिसर होता जाता है उसको पेमेंट कम। कांस्टेबल को मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत है, उसके घर वालों को 5 करोड़ उनको देना चाहिए, ना कि अफसरान के घर वालों को। इस तरह की तकसीम जो पुलिस डिपार्टमेंट में है बहुत कम होगा। जितना मर्जी बड़ा को ब्लंडर CSP कर भी दे, उसको मैक्सिमम सजा को क्लोज कर दिया जाएगा, सीट से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर वही को रैंकर
उस तरह का ब्लंडर कर देगा उसको सस्पेंड भी किया जाता है, उसको डिसमिस भी किया जाता है। तो यानी कि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या पोजीशन है विद इन द पुलिस फोर्स, जी, आपकी फैसिलिटीज भी डिफरेंट है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी अकाउंटेबिलिटी भी डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। अलग वो लगता है शायद किसी और सियारे की मखलूक है, वो लगता है शायद हमारे पाकिस्तान की मखलूक है, ये बड़ा है। दूसरी बात, अब इसके अलावा ओवरऑल अगर हम वसाइल की बात करें पुलिस डिपार्टमेंट के पास तो इंतहाई कम है। हमारे थानों की एक गाड़ी है। अच्छा, गाड़ियाँ अब अच्छी हैं। जो हमारे अब से सेकंड लास्ट CPO थे सुहेल चौधरी साहब, उन्होंने IG साहब से रिक्वेस्ट करके हर थाने के लिए नई गाड़ी मंगवाई थी, लेकिन उसका यूजेज, उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि वो बेचारी अब वो भी पुरानी और कटारा होने की तरफ जा रही हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे। एक सबसे बड़ी बात, हमारे जो कांस्टेबल हजरात हैं जो एक्चुअल ड्यूटी कर रहे हैं रोड्स पे, वो धूप में ड्यूटी करते हैं। जो हमारे SHOs हैं उनके कमरों में तो बाहर AC नहीं लगे, लेकिन जो उनके पीछे रिटायरिंग रूम है, हर रिटायरिंग रूम में AC लगा हुआ है। जबकि यही गवर्नमेंट जब इससे पहले थी तो इन्होंने पाबंदी लगाई थी कि ग्रेड 17 से नीचे कोई AC यूज नहीं करेगा, लेकिन अंदर खाते साहब कुछ हो रहा है। और मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की अगर हम बात करें, और सिर्फ मुझे पता है कि ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं और मतलब डट के उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है और बहुत सारी लड़कियों के लिए कि वो जो चाहें अपनी ज़िंदगी में कर सकती हैं। और इस बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि फीमेल ऑफिसर्स की क्या तादाद है, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं डिच कोड से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल पूछें। अच्छा ये बताइएगा कि CPO साहब क्या फैसलाबाद के CPO ही हैं, क्योंकि 15 रोज के दरमियान जो है वो देहाती इलाकों में 15 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं और डिस्कोड उसके नवाई गांव में जो है वो 15 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं। बासपुर, गंगा और मोरजानी से लेके रात 8 से लेके जो है वो 10 तक है। ये बताइएगा प्लीज, क्या CPO साहब देहाती इलाकों की तरफ रुझान दे रहे हैं? सिर्फ तो आप कुछ पूछना चाहेंगे स्पेसिफिकली हमारे कॉलर से? मैं उनकी बात समझ गया, वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर डिच कोड से हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने नंबर्स हाईलाइट किए, स्पेशली कि कुछ ही अरसे के अंदर अंदर 15 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल फातिमा, उनकी बात ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्राइम इंक्रीज हुआ है वो मोटरसाइकिल थेफ्ट। इतना इंक्रीज हो गया कि आपके एवरेज हर सवा घंटे बाद एक मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है ज़िला फैसलाबाद में। इनके चंद दिनों में 15 हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक शोर डाल रहे हैं। अब इशू ये है कि मोटरसाइकिल चोरी रोकने की कोई स्ट्रेटेजी पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं है। अच्छा, हमारे जो 8 बाजार हैं उनमें खासतौर पर कचहरी बाजार, वहाँ पर तवातर से मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, तवातर से डेली बेसिस पर। पता भी है, उसको हॉटस्पॉट भी करार दिया गया है कि यहाँ पर चोरी हो रहे हैं, नहीं पकड़े गए। हॉस्पिटल्स की पार्किंग से बहुत ज़्यादा चोरी होते थे, अब वहाँ पे कम हो गए हैं। बाज़ारों में बहुत चोरी हो रही है। आपके जी ग्राउंड चले जाएं, आप पार्क के पास जो मुख्तलिफ प्लाजे हैं वहाँ पे बाइक्स बहुत ज़्यादा चोरी हो रही हैं। 8 बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाइक चोरी हो रही है और इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है भी। अच्छा, अगर हमारा फातिमा सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना होता, 8000 कैमरेज हमारे फैसलाबाद में 8000 कैमराज लगने थे और उनका कंट्रोल रूम सेफ सिटी में बनना था। जितनी भी पंजाब की गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वो एक्साइज से उसका डाटा सेफ सिटी के सर्वर में फीड होना था। कोई भी गाड़ी चोरी की हमारे शहर में इंटर होनी थी, फौरी रिकॉर्ड ने बता देना था। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है इस प्रोजेक्ट पर काम तो किया जा रहा था कुछ अर्सा पहले तक, उसके बाद क्या सिलसिला कार्य हुआ, क्यों आगे नहीं बढ़ सका? फातिमा 2016 में जब ये अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस वक्त CM थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। लाहौर में अब एक्टिव है, चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, उससे क्राइम वहाँ पे कम भी हो रहा है। उन्होंने शुरू किया था 10 करोड़ ऑलमोस्ट उस वक्त उन्होंने हमें दिया था पहले फेज में। उससे सिर्फ इतना हो सका कि पुलिस लाइंस में उसका ढांचा खड़ा हुआ ओनली, ना उसकी रेनोवेशन हो सकी, ना उसके मजीद कुछ हो सका। उसके बाद इन्होंने भी अगले फेज में पैसे देने थे। 2018 में हुकूमत इनकी चेंज हो गई, उसके बाद दोबारा से अब बिल्कुल इस पर कोई काम नहीं हो रहा। अब दोबारा आए हैं, अल्लाह करे इसको कंप्लीट कर दें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फातिमा आपका क्राइम 60% डिक्रीज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो अगर इस पर शफकत करें अपनी मदद आपके तहत, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके पास भी फंड्स काफ़ी हैं, वो भी अगर इसमें अपना हिस्सा डालें, मिलकर इसको मुकम्मल कर लिया जाए। ढांचा खड़ा हो चुका है, कैमरे
हुकूमत के लिए लेना या फंड्स में से लेना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 8,000 कैमरा इनके लिए बड़ी बात नहीं, पब्लिक के लिए बहुत बड़ी बात, इनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो लग जाए। इस तरह के हॉटस्पॉट्स जब तमाम क्लियर हो जाएंगे, फिर आप डिटेक्शन ऑफ क्राइम और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बड़ी इजी है आपके लिए। अच्छा, एंड फीमेल ऑफिसर्स के हवाले से मैं बात कर रही थी। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करें, क्या काफ़ी ऑफिसर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, किस तरह से काम चल रहा है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। जी फातिमा, लेकिन तैयब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी प्लीज़। तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। साहिवाल से हमारी कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उन्हें दसनगे कि ताड़ी की हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह मियाँ का। जी बताइए जी। वो मैंने कहना था कि सर से कि हमारी गाड़ी पिछले 1 मार्च से गुम हुई है, करोला। अच्छा। तो शादी में गए, बाहर खड़ी की है, अंदर गए, बाहर निकले 10 मिनट के बाद और गाड़ी गायब। अच्छा जी, ये कहीं नहीं चल रहा। इतना हम फिरे हैं, इतना घूमे हैं पुलिस वालों के पीछे। पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं चोरों को, लेकिन कुछ भी नहीं करते। अच्छा जी, पुलिस की तरफ से क्या वहाँ तक, पेशावर तक गए गाड़ी ढूंढने के लिए, हमारे आदमी बच्चे, लेकिन कुछ भी नहीं बना। तैयब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हमारी गाड़ी थी। उनकी बात का जवाब ही दूंगा बाद में। सर कुछ तो हल होना चाहिए ना गाड़ी का। देखें, अब चोर भी पकड़ लिए इन्होंने। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया था। ये हम भी इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि व्हीकल जो चोरी होते हैं वो सबसे इस पे फातिमा एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने किया। मैं आपको एक और हैरानकुन बात यहाँ 2-3 बातें बताता हूँ कि जिस तरह खातून ने बताया कि उनके बच्चे वो लोग पेशावर तक गए हैं। हमारे जो फैसलाबाद से कारें चोरी हो रही हैं, उनमें से 60% कारें इलाका गैर में जा रही हैं, 30% कारें सिंध की तरफ जा रही हैं, 10% इधर पंजाब की सराउंडिंग में रहती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लिटरली हमारे फैसलाबाद के 2 पुलिस अफसरान, एक ASI है, एक सब इंस्पेक्टर, उनकी गाड़ियाँ चोरी हुई। वो खुद पैसे दे के इलाका गैर से गाड़ियाँ अपनी वापस लेकर आए हैं। तो इनका भी इसी किस्म का इनका इशू होगा। अभी चंद दिन में इनको कोई ना कोई कॉल वहाँ से आ जाएगी। ये बड़ा अलमिया है। ये शायद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है पंजाब गवर्नमेंट में और KP के गवर्नमेंट में, कि पुलिस एहलकार देखें, थानेदार सब विद इन डिफरेंट प्रोविंसेस उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं कर रहे ना। अगर आपकी 60% चोरी की गाड़ियाँ व्हीकल्स वहाँ जा रही हैं, इसका सत्याभाव होना चाहिए। अगर आपको पता लग जाता है कि वहाँ पे है, तो उस हुकूमत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, कि वो आपको फैसलाबाद वापस पंजाब में भिजवाए, ना कि जिसकी गाड़ी चोरी हुई है उसने पहले पता नहीं किस तरह ली होगी, मजीद 4-5 लेके गाड़ी की कंडीशन के, मॉडल के, रेट के मुताबिक वो वहाँ पर पैसे लेकर, और उनका नेटवर्क फातिमा इतना मजबूत है। ये फैसलाबाद से गाड़ी चोरी हुई, आपके बरास्ता मोटरवे या GT रोड, वो पंजाब से निकली, KP के क्रॉस करके फाटा में गई। वहाँ पे जब वो कॉन्टेक्ट करते हैं आपसे, आपकी गाड़ी ये है, तस्वीरें भिजवाते हैं, आप कहते हैं जी बिल्कुल ये है, आप उनको पेमेंट ऑनलाइन करवाते हैं, आपकी गाड़ी आपको वापस पंजाब में मिलती है। अच्छा, तो मैं ज़रूर इस पर और भी बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोगों ने ड्रग अब्यूज़ की भी बात की, जो कि चाहे हम फैसलाबाद शहर की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, काफ़ी आम होता जा रहा है। क्या किया जा रहा है उस हवाले से, या फिर फैसलाबाद शहर पर अगर हमारा फोकस रहा, हमने क्राइम के हवाले से भी डिस्कस किया, कितने पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, किस तरह से क्राइम का जो बढ़ता हुआ रेट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब हमारा फोकस होगा कि कहाँ पर इदारे अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं और कहाँ पर हम एज शहरी अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हम सब इस प्रोसेस में निभाते हैं, लेकिन क्या हमें पता है, क्या हमें अवेयरनेस है कि हम कहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं? इस वाले से बात करते हैं। तैयब, अगर हम पहले इदारों की तरफ आ जाते हैं, हमने पुलिस के वाले से बात की, रिसोर्सेज कम है, फंडिंग कम है, क्या किया जा सकता है इन सूरत हाल में, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है चीज़ों को? फातिमा, सबसे पहले तो हमें स्ट्रेंथ फैसलाबाद की पूरी करनी चाहिए। हमें 34,000 प्लस उसके स्ट्रेंथ लाजमी चाहिए। चलें, इतना नहीं कर सकते, हुकूमत के अपने मसाइल हैं, वजारत ख़जाना के अपने मसाइल हैं,
एकदम से इतनी स्ट्रेंथ हमें नहीं दे सकते, एटलीस्ट इसको डबल तो करें। 8,200, उसमें से 700-800 लोग हर वक्त कोर्स पे गए रहते हैं, रोटेशन चलती रहती है। इतने ही लोग पंजाब कांस्टेबली में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग, बल्कि बहुत बड़े लोग, ज़्यादा तादाद में लोग अफसरान की कोठियों पे लगे हैं, अफसरान के दफातर की सिक्योरिटी पे लगे हैं, अफसरान के साथ जो स्क्वाड लगे हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस के साथ स्क्वाड लगे हैं। ये जुल्म और अलमिया देखें, जेलों की अपनी सिक्योरिटी है, उनकी अपनी अलग से पुलिस है, महकमा जेल खाना जात, उसके बावजूद हमारी पुलिस उनकी ड्यूटी कर रही है, उनको सिक्योरिटी फिर भी दे रही है। FIA लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, वहाँ की गारत भी पुलिस ने दी हुई है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि FIA की भर्ती है, वो खुद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसकी भर्ती के लिए जब फिजिकल टेस्ट थे उसकी सिक्योरिटी भी पुलिस दे रही थी। मतलब पुलिस से वो काम लें जो उनके करने के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो खुद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑलरेडी बर्डन्ड और ज्यादा डाल देते हैं। तो एक तो स्ट्रेंथ पूरी करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, एक हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार बिल्कुल पुअर, बिल्कुल गलत है। अगर किसी की 2 साल पहले डकैती चोरी हुई है, वो भूल गया, उसको पता है कुछ नहीं मिलना, उसको अचानक कॉल आती है कोर्ट के अमला की जानब से कि जी आपकी फलां चोरी हुई थी, उसके मुलजम अरेस्ट हो गए हैं और मुलजम जेल भी चले गए थे, मुलजम रिमांड भी भुगत के जेल चले गए थे, अब मुलजमों ने जमानत दायर की है, तो अब अपना वकील करें। उसको पता भी नहीं होता। और जब थाने में कॉन्टेक्ट करता है, उसको पता ये लगता है कि अगर तुम्हारी 2 लाख रुपए की डकैती रॉबरी थी, 20,000 रुपया उसमें सिर्फ रिकवर कर दिया, और खुद से ही पुलिस ने वो कैरी फॉरवर्ड मुकदमात क्लियर करने के लिए, अपने से वो अंडर इन्वेस्टिगेशन मुकदमात की लिस्ट खत्म करने के लिए, जान छुड़वाने के लिए कोई भी गैंग पकड़ के उसमें उसको नॉमिनेट करते हैं। उससे जो बरामदगी होती है उसमें से 20,000 उसमें भी शो किया, उसके ऐड किया, उसके बाद उस मुल्ज़िम को पता ही नहीं। ये इतना गलत तरीकाकार है कि असल मुल्ज़िम आप नहीं पकड़ रहे, वो आपको पता नहीं लगता। लेकिन एक जो गैंग आपके हत्या चढ़ गया, अगर उस गैंग ने 10 डकैती की हैं, मान लें, तो कम से कम 90 उसके ऊपर होंगी, उस पर 90 पड़ जाए वो कोई नहीं, वो ऑलरेडी डाकू हैं। लेकिन इशू ये है कि जो 80 मुकदमात ऐड करने हैं उसकी वजह से जो खराब हो गए हैं मुकदमात। और अच्छा, होता क्या है, पकड़े नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं, कभी जरूर बताइएगा। अभी मैं चक नंबर 229 मकवाना से बोल रहा हूँ, फौजी मोहम्मद शरीफ जी। बताएं जी, कुछ पूछना चाहते हैं? मेरे को गड्डी खो गई थी फैसलाबाद। अच्छा। थाना सिविल लाइन च पर्चा दर्ज है। गड्डी नूं 15 साल हो गए। 88 मॉडल गड्डी सी, कापी वो फैसलाबाद चलान हो गया सी उन्होंने कोलों जी। कापी अदालत च जाके मिल गई है, लेकिन गड्डी नहीं अज तक मिली। ਉਹਦੇ कोई मदद हो सकती? मैं आर्मी च नौकरी करके वो गड्डी ली थी, उस तो बाद बड़ी जलालत कटी है अज तक। बिल्कुल जी। और एक मेरा काम आपने करना है चौधरी साहब, आपने अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपनी गाड़ी और ये केस की डिटेल्स जो हैं आपकी FIR की डिटेल्स आपने इसी नंबर के ऊपर आप सेंड कर दें हमारी टीम को, ताकि हम इस पे फर्दर, क्योंकि फैसलाबाद का केस है सिविल लाइंस के अंदर, जिस तरह से आपने बताया कि FIR दर्ज है, 15 साल हो गए हैं इस वाकये, काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस पे जरूर रोशनी डालें और पता लगवाने की कोशिश करें कि आखिर क्यों इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, या कहां पर जो है कहीं पर भी अगर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसलिए अपनी सारी डिटेल्स जो है अगर आप हमारी टीम को दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तैयब, 15 साल और एक आप जब मेहनत करके अपनी जिंदगी की कमाई से आप एक गाड़ी खरीदते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। फातिमा, बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग अमूमन देखने में आता है कि फैक्ट्रीज में जो मजदूर काम करते हैं अपनी तनख्वाह लेके निकले हैं, उनको स्नैचिंग कर ली जाती है, उनसे तनख्वाह छीन ली जाती है। अब उसने पूरा महीना मेहनत की है, अगला महीना उसने उसी तनख्वाह के साथ गुजारा करना है, उसके बच्चों ने, घर वालों ने। अगर वो रेजिस्टेंस करे तो उसको गोली मार देते हैं। वो बंदा मारना डाकू की बात ही कोई नहीं रह गई। अब चूंकि हर दूसरा बंदा जो एडिक्ट है आइस का, वो डकैतियों की तरफ आ रहा है। अब उसका दिमाग इतना मौफ होता है, उसको ये समझ नहीं कि मैं गोली मार रहा हूँ, बंदा मर भी सकता है, बंदा इंजर्ड भी हो सकता है। इसलिए ये फिर बात वही आ गई कि आइस का नशा इस किस्म का है, मतलब ये कनेक्टेड है, दिमाग मूव कर देता है, उनको समझ नहीं आती। पहले ये नशा नहीं था, डाकू भी कुछ मैच्योर थे, उनको भी आइडिया था कि गोली नहीं मारनी। अब इनको ये समझ ही नहीं है कि गोली नहीं मारनी। देखे 13 लोग उन्होंने 4, 5, 6 माह के अंदर
डकैती मज़ाहमत पे कत्ल कर दिए हैं। अब दूसरे कत्ल अलग हैं, ये सिर्फ डकैती मज़ाहमत पे कत्ल है। इंजरी बहुत ज़्यादा है, लातादाद हैं, मामूली बात पे गोली मार देते हैं। वो अगर बंदा थोड़ा सा भी शाउट करे कि मुझे आप क्यों स्नैचिंग कर रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी यही कमाई है, तो उसको गोली मार देते हैं। तो ये बड़ा जुल्म है। इनकी 15 साल हो गए गाड़ी, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। अब शायद इन्होंने पता नहीं किया, अगर वो डिटेल सेंड करते हैं तो मैं पता करूँगा उसमें कि उनका कोई मुलजम भी मिसल के अंदर शो भी हो गया होगा, कोई 10-20-50 हज़ार रुपया रिकवरी भी खुद ही शो हो गई। उन्होंने बात की हमारे कॉलर ने कि उनको ऑलरेडी कॉपी मिल चुकी है गाड़ी के कागजात की, आई बिलीव, लेकिन तो गाड़ी रिकवर नहीं हुई। अब देखते हैं इसको फिर क्या है। इस तरह के बड़े मसाइल हैं फातिमा। अच्छा, पुलिस हुकाम इस बात पे बड़े सेटिस्फाइड है कि जी हमने ये किया है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, कोई क्राइम हमें पता चलता है, कोई एप्लीकेशन सबमिट होती है, हम विद इन नो टाइम फौरी FIR दर्ज कर देते हैं। वो इस पे खुश है। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी, उसके बाद अक्यूज्ड अपर हैंड करने, उसके बाद रिकवरी करनी, असल बात तो वो है। अब देखिए 15 साल पहले कि उनकी FIR हो गई, आप मुतमईन ने FIR दे दी थी, ये FIR के बाद उसको इन्वेस्टिगेट भी करना है, रिकवरी भी करनी है, अक्यूज भी अपहरण करने हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की बात भी कर लेते हैं तैयब, कहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में कमियां हैं और क्यों हम इन्वेस्टिगेशन, अगर हम ग्लोबल लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आज के वक्त में होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी के हमारे पास, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्यों उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? फरजाना, सॉरी फातिमा, पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, हमने अपनी बात करनी है। हमारे इधर रिसोर्सेज का ये आलम है कि हमारे वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, उनसे गश्त करवाया जाता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है, उन्होंने बाद में मुलजमान गिरफ्तार करने। हमारे तो आज तक 2002 पुलिस राइटर पे भी अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो सका। इन्वेस्टिगेशन अलग डिपार्टमेंट कर दिया था इन्होंने, एक सेक्शन कर दिया था वॉच एंड वॉच ने सिर्फ गश्त करना था, सिंपल ओनली। इन्वेस्टिगेशन वॉच ने कोई क्राइम देखा, उसका मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ने मुलजम भी गिरफ्तार करने, पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करनी, पूरी रिकवरी भी करनी, सारा कुछ करना। लेकिन अब यह है कि वॉच एंड वॉच और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग नहीं है। वही सब इंस्पेक्टर, वही ASI वही गश्त भी कर रहा है, वही हाई कोर्ट भी जा रहा है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वही मुलजमान अदालत में पेश भी कर रहा है, जेल भी लेके जा रहा है, शाम को पार्टियां भी सुन रहा है। बर्डन, ओवर बर्डन इतने हो चुके हैं कि ये तफ्तीश ठीक कर ही नहीं सकते। एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो आज के हमारे डिस्कशन से सामने आती है, वो स्पेशली ड्रग अब्यूज़ के हवाले से फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए चीज़ों को, और इस जो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, और इदारों की तरफ से रिसोर्सेज, फंडिंग के हवाले से बर्डन कम किया जाए हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, जो कि इतनी मेहनत करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तैयब, आज आपने हमारे साथ दिया इस डिस्कशन में, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे हमारे कॉलर जिन्होंने अपनी गाड़ी के हवाले से बात की, कि उसके बारे में जितना कुछ हो सके वो हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहिए। बैक में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करें, लेकिन आप लोगों को इंटरटेन भी करते रहें। जहाँ पर ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है और इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर हर वक्त होती है, हमने सोचा आपको थोड़ा सा रिलैक्स करें। और अगर हम हमारे कल्चर की बात करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कल्चर रहा है हमारा। अगर हम बात करें म्यूज़िक की, अगर हम बात करें डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की, तो हमारी इस सरजमीन से ज़्यादा शायद ही कहीं पर टैलेंट मौजूद हो। और मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस टैलेंट की बात कर रही हूँ और उन ट्रेडिशंस की बात कर रही हूँ जो कि सेंचुरीज से हमारी सरजमीन पर चलती आ रही हैं, और वो आगे से आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है ट्रांसफॉर्म हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं, और नए चेहरे उन्होंने इख्तियार कर लिए हैं। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और उनकी टीम मौजूद है, जिनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके प्रोफेशन के बारे में भी बातचीत करेंगे, हमारे कल्चर के बारे में भी बात करेंगे, ट्रेडिशन के बारे में भी बात करेंगे, और कितना गहरा ताल्लुक है हमारी सरजमीन का एट द एंड ऑफ द डे म्यूज़िक के साथ, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के साथ। कितना ज़रूरी है कि हमारी आज की जो जनरेशन है इन बातों को जानती हो, और आगे चलते हुए जो अप्रिसिएशन है जो कि इस तरह के टैलेंट को मिलनी चाहिए, वो ट्रूली डिजर्व करते हैं, वो उनको मिल सकती हो। हमारे साथ आज आसिफ मिनहास साहब मौजूद हैं, सिंगर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, वर्ल्ड रिनाउंड हैं, और इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, और इतना खूबसूरत ब्रेक में हम सुन रहे थे आसिफ मिनहास साहब से थोड़ा सा कुछ, और क्या आवाज़ है, और किस तरह से हमारा जो एक कल्चर
उसको इवॉल्व होते हुए हमने देखा है, ट्रेडिशंस को तब्दील होते हुए हमने सब तो पहले तो मैडम साहब मैं सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करदा कि मैंने इन्होंने बुलाया अपने चैनल पे। बाकी जिथे तक गायकी का तो लैके मेरा बचपन का शौक आ, बचपन का शौक, बचपन तो मैं अच्छे अच्छे आर्टिस्टों सुनता रहा। साडे पंजाब का जिहड़ा कल्चर है ना वो अजकल बहुत घट मिलता, चंद आर्टिस्ट चुकी फिरते हैं अपने कल्चर में। आरफ लोहार साहब होए, तफैल नियाजी साहब होए, कुरबान नियाजी साहब होए, विच एक छोटा जिहा नाम आसिम मिनहास भी है। नहीं नहीं, छोटा सा नाम कहाँ, बहुत बड़ा सा नाम। ते ये मेरा एक गीत चलिया सी बहुत बड़ा, बाबल मेरिया गुड्डियां तेरे वल रह गई। उस कल्चर ने मैनू, मेरा जिहड़ा शौक सी, मेरे मालिक ने मैनू बुलंदियां तक पहुंचाया। पाकिस्तानी ने बल्कि वर्ल्ड दे विच भी मेरा नाम होया, अवार्ड मिले ने, मैडल मिले ने, ताजपोशियां हुई, बहुत सारे इनामात मिले ने। ते पिंड मेरा जिहड़ा ना चंदियां तलावां आ, ते नाल बागे वाला एक पिंड आ, ते ओहदे नाल ही साडा पिंड आ चंदियां तलावां, बड़ा पॉपूलर आ। ते उथों दे भी आर्टिस्ट माशाअल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट पैदा होए आ, प्लेयर भी बड़े बड़े अच्छे मालिक ने पैदा किए आ। ये मेरा बचपन का एक शौक है। अच्छा, और क्या बात है, आपका ये शौक बहुत सारे होते हैं बचपन में, बहुत कम शौक आपके प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो किस तरह से प्रोफेशन में किस तरह से आ गए? मैं बचपन दे विच तफैल नियाजी साहब नूं बड़ा सुनिया, सादिक इकबाल नूं बड़ा सुनिया, साईं अख्तर नूं बड़ा सुनिया। एक दो आवाज़ां एक 1971 दे विच आईयां सी, दो आवाज़ां बड़ियां पॉपूलर होए सी उन्हां दे गीत, जिन्हां ने गाया गंदलां तोड़ दिए मटियारे, लाल दीन शहबाजी साहब, एक शौकत अली साहब होए सन। उस दौरान एक कोई महीने दे विच उन्हां दे कैसेट निकले सीगे। शौकत अली साहब, क्यों दूर दूर रहिंदे हो हजूर मेरे कोलों। मेरा उदों बचपन सी ते मैं उन्हां नूं बड़ा सुनना, लाइक करना, उन्हां नूं बड़ा पसंद करदा सीगा। फिर मैं एक चेंजर लियांदी, उन्हां दे रुपये का गाना लिया के ते सुनते रहना। उदों 1 रुपए का एक रिकॉर्ड मिलता हुंदा सीगा, बड़ा सुनिया उस गीत नूं। वो फिर मैं दिल दे विच ख्वाहिश ये सी कि ठेठर साडे लागे लगदा सी, माई दा मेला चक झुंबरे दे नाल नड़े वाला उत्थे दा। ये दिल च आउंदी सी कि यार मैनूं भी मेरा मालिक कदी बुलंदियां दे पहुंचाएगा, मेरा शौक है बचपन का। फिर एक दफा 1986 दे विच टैलीविजन ते अवार्ड मिलण ते मेरे अखां चों आंसू आ गया। मेरी वालदा ने मैनूं पूछा कि बेटा की गल तेरे अवार्ड ते उन्हां नूं मिल रहा, तू क्यों रो पिया? मैं कहा मां जी कदी मैनूं भी अवार्ड मिल गए। मेरी वालदा ने दुआ दी, मेरे सिर ते हथ फेरा, मैनूं कहंदे बेटा तैनूं रखण नूं जगह नहीं लभणी, तैनूं मेरे मालिक ने इन्ने के अवार्ड दे देने। ते मेरे मालिक ने अवार्ड दिते ने मैनूं। क्या बात है। और इस तरह का टैलेंट आई थिंक सेंचुरीज में हमें एक दफा देखने को मिलता है, और इतनी खूबसूरत आवाज, और हमारा ट्रेडिशन इतना इन डेप्थ म्यूजिक के साथ रिलेटेड। अगर हम बात करें सिर्फ हमारी ही सरजमीन की, सिर्फ पंजाब की बात कर लें, तो हमारा कल्चर बड़ा डीप रूटेड है म्यूजिक के साथ। साडे पंजाब दे बहुत बहुत वड्डी दुनिया जिहड़े कल्चर लैके बैठे, सजीक श्री रागिया, किंग वाले, फिर उस तो बाद आरफ लोहार साहब, पंजाबी के बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। आपका सबसे पसंदीदा कौन? बचपन में आपने एक का तो नाम लिया भी, उसके अलावा भी कोई सिंगर्स थे जिनको सुना करते थे? सादिक इकबाल साहब बहुत बड़ा नाम सीगा। अच्छा, साडे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम सी। शौकत अली साहब, तफैल नियाजी साहब, कुरबान नियाजी साहब, इन्होंने जिन्होंने कल्चर गाया, मैं कल्चर को बचपन तो पसंद करता आ रहा हूं। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। और जब सीख रहे थे जी जी बचपन में, हाँ जी, कैसे सीखा करते थे? कितना कोई उस्ताद थे आपके, रियाज किया करते थे? हाँ जी बिल्कुल जी। जो मैं स्कूलों आना, बस्ता रखना, तो साडे मेरे एक दोस्त सन, वो स्टील मिल दे विच इंजीनियर सन, उन्हां दे कोल मैं चल जाना बस्ता रखना। फिर बाद च घरदियां ने मारना कुटना कि नहीं बेटा साडा शौक नहीं, साडा काम नहीं हैगा। मेरा मिनहास बरादरी नाल तल्ला वो कहंदे सी नहीं बेटा सानूं मेहना है। मैं कि मेरा ही शौक सीगा, उन्हां दे कोल जाके मैं सीखना। पहले मेरे उस्ताद ये आ, फिर जिन्होंने मैनू अच्छे तरीके दे नाल अगे लैके आए ने, वो मेरे उस्ताद अख्तर हुसैन नखियां साहब सन, म्यूजिक डायरैक्टर सन, लाहौर दे फौत हो गए, अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करे। फिर मैं अच्छे अच्छे लोगों के नाल भी सफ़र किया, अताउल्ला साहब, आरफ लोहार साहब, रशीद अंजम साहब, साईं मुश्ताक साहब, ते साईं अख्तर साहब के नाल भी। उदों मेरा शगिरदी च सी, उदों मैं पानी पूनी ढोण वालियां च हुंदा सीगा, पान लिया दिते, सिगरट लिया दिते, क्योंकि मैं इन्हां चीज़ों को लुकाउंदा नहीं। इस तो नहीं लुकाउंदा कि कल नूं कोई साडा भी शिगिरद आएगा स्टेज पर, तो उन्होंने याद रहेगा कि साडे उस्ताद ने यह लफ्ज़ बोलिया सी। अच्छा, और अब आपसे भी सीखते होंगे लोग?
आपके भी शागिर्द? मेरे अच्छे शागिर्द भी आए हैं जी। अच्छा, तो उनको किस तरह से, कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हमें देख रहे होंगे इस वक्त। हाँ जी, और उन्होंने भी ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਪ करना है। अच्छा, तो कहते हैं सोच लेते थे कि मैंने इससे भी अच्छा करके हाँ जी, दिखाना। इससे भी अच्छा करना है। अच्छा, तो कौन सी ऐसा पॉइंट था आपकी जिंदगी में जहां पे आपको लगा जी कि अच्छा बस अब मैंने अपनी जो पूरी जान है लगा देनी है इसमें? नहीं, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਟਿਸਟ ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਠਿਆਈ ਪਕੌੜੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਵਿਕ ਜਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। कभी किसी को प्रेशर नहीं महसूस किया आपने? जिंदगी च नहीं, कदी नहीं, क्योंकि मैं प्लेयर भी रहा ना, फुटबॉल का भी प्लेयर रहा, कबड्डी का भी प्लेयर रहा, मैं टेंशन ही नहीं ली, हार के भी टेंशन नहीं ली कभी। अच्छा, अब ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप बात करें, जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक अलग ही जज्बा होता है, एक अलग ही तरह की सोच होती है। उस वाले मेरे वालिद साहब से बड़े बड़े प्लेयर सीगे, फिर मेरे भाई होए, फिर मेरा बेटा माशाल्लाह अच्छा प्लेयर आ, कभी टेंशन ही नहीं ली। सब तो पहले साडे पिंडां दे विच ये सिखाया जाता भी पुत्र हार के भी आवे तो टेंशन नहीं लैनी जेब च। अच्छा, ये सिखाया जाता है? हाँ जी। अच्छा, मतलब ये तो और भी लोगों को सिखाना चाहिए, आपका ख्याल है? और अगर हम बात करें ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਆਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਗੇ ਭਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਲਾਉਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਐ ਪੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब हार को कभी दिल पे नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा ही नहीं कि मैं हार के आया। अच्छा, अगर हम आज के नौजवानों की बात करें, आज के लोगों की बात करें, तो लगता है कि जल्दी हार मान लेते हैं, छोटा हो जाता है? वो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। कामयाब होने के लिए जरूरी है कि जरा मेहनत करनी चाहिए और हार भी जाए तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, एक खेल का हिस्सा है। अच्छा, जिंदगी का भी हिस्सा है। हाँ, हार भी जावे इंसान एक खेल का हिस्सा है। अच्छा जी, हमें मौका मिला है कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारी टीम की तरफ से भी फरमाइशें आ रही हैं कि वो आपसे अगर कुछ सुना दें आप। जी, मैं वो गीत सुना रहा जिस गीत तो पाकिस्तान दे विच नहीं बल्कि वर्ल्ड दे विच भी मेरा नाम है, अवार्ड मिले ने, बाबल मेरियां गुड्डियां तेरे वल रह गईयां। चलें जी, साडे पंजाब दा कल्चर आ कि जदों धी भैन डोली पैंदी अपने बाबल नाल हाड़ा करदी आ। तवज्जो जी। वेलकम बैक सीरिया जैन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज और जो गाना हमने सुना ब्रेक में जाने से पहले, क्या लिरिक्स हैं, क्या अल्फाज हैं और दिल को जाके टच करते हैं। आई थिंक स्पेशली शुक्रिया जी मैडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ बुलंद हो जाता है। क्या बात, क्या बात है, दिल को छू जाती हैं। बहुत कम ऐसी आवाजें होती हैं जो कि दिल को आपके छू जाती हैं और आपको आई थिंक हम सब की जिंदगियों में ऐसे वक्त होते हैं, ऐसे लम्हात होते हैं, ऐसे एहसास होते हैं जो कि महसूस करते हैं लेकिन उनको हम कभी अल्फाज में नहीं बुन पाते। और आई थिंक वो चीज आपने की। ये किसने लिखा गाना? क्या आपने? काफी आर्टिस्टों ने गाया है, काफी के दोस्तों ने लिखा है, मैं भी लिखा बच्चे, मैं किसी को मदद भी ली है, हेल्प भी ली है। हाँ जी। अच्छा, और अगर फोक म्यूजिक की बात करें जी जी, तो हमारा कल्चरल म्यूजिक बहुत कम हमें सुनने को आजकल मिलता है, इसके पीछे क्या वजह? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਭੂਆ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ 4 ਫਲੋਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਮਦਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨਮਾਣਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਜੀ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਭਾਈ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕੜਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਜੋੜੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਦਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ बहुत सारा सीखा है। क्या बात है, क्या बात है। और डेफिनेटली आप लोग सब बहुत टैलेंटेड हैं, और जब तक पूरी टीम इकट्ठे काम नहीं करती तब तक आप म्यूजिक हो या कोई और काम हो, टीम बड़ी जरूरी होती है। मिलजुल के काम यही देख लो कि मेरे नाल ढोल लाया, ढोलक वाला, घड़े वाला, वाजे वाला, साडा कल्चर आ पंजाब दा। मैं भी इंग्लिश साज लैके आ सकता सी, नहीं मैं अपने कल्चर को नहीं भुल रहा। हाँ नहीं, और कल्चर क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, पंजाब की अगर हम बात करते हैं, बचपन की कौन सी ऐसी सबसे याद है जो आपको लगता है कि अच्छा ये सबसे मजे की मेरी याद है? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਵਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ मैं उन्होंने कभी लुकोया नहीं ना चीज़ों को। हाँ जी। और अच्छा, आजकल के अगर हम बच्चों को देखें, यही आज भी है हमारी सोसाइटी में अलमिया कि भाई म्यूजिक की तरफ ना जाएं और प्रोफेशन नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्या कहेंगे उन लोगों को जो सोचते हैं कि म्यूजिक में नहीं जाना चाहिए? नहीं जी, उन्होंने अपनी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा जरासीम नहीं होंगे आर्टिस्ट वाले, जो जरासीम होंगे वही अगे आएगा। हाँ जी, सब तो पहले तो साढ़े च बचपन च जरासीम सी, जिन्होंने असी सुनिया बचपन में, अज भी साढ़े कन्ना के आवाज़ा आ रही, बोड़ा के पत्तियां वज वज के साढ़े कन्ना च आवाज़ा अज भी आ रही। वो फौत भी दुनिया तो हो गया, फिर भी असी उन्होंने भुले नहीं अज तक। अच्छा, आजकल क्या आप जब सुबह उठते हैं किस तरह से अपनी रूटीन कैरी आउट करते हैं? कोई ऐसी चीजें होती हैं नहीं खानी, आवाज गला बैठ जाता है, या ठंडी चीज नहीं पीनी किसी इवेंट से पहले? ये मैडम जी, ये मेरे मालिक ने गॉड गिफ्ट दिता है। मैं कभी परहेज नहीं किया। मैनू हुण भी ठंडा पानी बना दो मैं गा देना, अचार बना दो मैं गा देना। ये मेरे मालिक का करम है मेरे ते। अच्छा, ये जे मैं दोस्तों को, अच्छे सीनियर आर्टिस्टों को भी सुनिया, उस्तादों को भी सुनिया, बेटा परहेज करनी चाहिए है। अच्छा, हाँ जी। आप नहीं लेकिन बाकी करते? जी रूटीन है मेरी बचपन की, क्योंकि मेरे वाल साहब वड्डे प्लेयर सी, सानू बचपन च लैके ना सुबह ग्राउंड च जाना। मैं अज भी नमाज तो बाद ग्राउंड च चल जाना है। सारे प्लेयर देख के उन्होंने खुश हो जीदा है, क्योंकि साडा बचपन इन्हां दे नाल गुजरिया आ, इन्हां ग्राउंडां च गुजरिया आ। इस वास्ते मैं भुलदा नहीं, अपने आप को मजबूत रखिया है। अच्छा, हमने फोक म्यूजिक की बात की थोड़ी सी कि आजकल जो है वो बहुत कम हमें सुनने को मिलता है, और इस पर कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त कि फोक म्यूजिक को एक दफा फिर रिवाइव किया जाए? पंजाब हाँ जी, एक चीज है जिहड़ी साडे ना पिंडां दे विच जिहड़ी ना बिल्कुल ही खत्म हो गई है, वो मैं सुना रहा इंशाअल्लाह ताला जी। साडे पंजाब दे विच जिहड़ियां बोलियां होंदियां ना, कल्चर, साडियां मावां भैणां विआहां शादियां ते गिद्धा पा के सार घेरा पाया होना, उन्हां दे कोलों भी मैं बहुत कुछ सीखिया है। अच्छा, हाँ जी, मैं बोलियां पेश कर रहा जी। वेलकम बैक सीरियस है में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफा फिर मैं बताती चलो, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आसिफ मिन्हास हमारे साथ हैं, सिंगर हैं, बहुत टैलेंटेड है, उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद है, और ऑफ कोर्स वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर है। फोक म्यूजिक के हवाले से अगर हम बात करें, पंजाब के कल्चर के हवाले से बात करें, ट्रेडिशंस के हवाले से बात करें, तो भरपूर इतना खूबसूरत म्यूजिक। हमें अभी हमने ब्रेक में जाने से पहले आपकी आवाज में सुना गाना, और बड़ा क्या मजेदार आपने जो गिद्दे आप बता रहे थे, जो कि हमारे यहाँ शादियों के ऊपर, त्योहारों के ऊपर यूजुअली हमें सुनने को मिलती हैं, तो आपने बड़ा उनको फ्यूजन के साथ
हमें सुनाया। तो आजकल अगर हम म्यूजिक को देखते हैं तो ट्रेंड बड़े बदलते हुए नजर हैं। जी जी गायकी में म्यूजिक को मिक्स कर दिया गया है मॉडर्न के साथ। जो फोक म्यूजिक है, ट्रेडिशनल म्यूजिक है, उसको मिलाकर आजकल हम बड़े गाने सुनते। क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? पसंद है या नहीं पसंद करते? नहीं जी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਲਚਰ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ मैं ਹੁਣ इंग्लिश साज लैके ਉਹਦੇ ਨਾਲ शुरू हो जाता, मैं फबना नहीं, मैं लाचा कुर्ता नहीं मेरा फबना। नहीं, अब एक जैसे गिद्दे अभी हम सुन रहे थे, उसमें बीच में अगर 2-4 लाइनें इंग्लिश की डाल दी जाए। नहीं जी, अभी हम जैसे आपसे गिद्दे सुन रहे थे, हाँ जी, तो उसके अंदर अगर 4-5 लाइनें इंग्लिश की डाल दी जाए और वो जो कभी भी नहीं हो सकता जी, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो ना। सकता। अच्छा, जो चीज एक पंजाबी म्यूजिक के अंदर है, जी, जी। फोक म्यूजिक के अंदर है, वो तो सच बात आपने कही कि वो किसी और तरह से आप उसको फ्यूज भी कर दें तो उसमें वो बात नहीं लाई जा सकती जो कि पंजाब की बात है। फिर पंजाब की तो बात ही जी, कुछ जी, और जी। है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਲਚਰ ਆ, ਕਣਕ ਵੜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। अच्छा, ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਆ। क्या बात है, बिल्कुल हाँ सच जी। बात है, बहुत खूबसूरत आवाज। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਇਆ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਲੱਗੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਮੇਲਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। क्या बात है। और हमारे जो पुराने सिंगर्स रहे हैं, आई थिंक जो म्यूजिक की एक ओरिजिनलिटी होती है, और जब आप फ्यूजन के बगैर जो म्यूजिक होता है, और हमें पता है कि आजकल जो ज्यादातर हमें मेन स्ट्रीम म्यूजिक सुनने को मिलता है वो फ्यूजन के साथ होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक नया टच देने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो बात पुराने म्यूजिक की, और ये हमने अपने बड़ों को भी कहते हुए सुना है कि जो बात पुराने गानों की है या पुराने म्यूजिक की है या कल्चरल गानों की है, वो ओरिजिनलिटी आप कभी नई साइड पे नहीं ला सकते। क्या कहेंगे इस बारे में? ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਚਲੇਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਏ ਢੋਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਏ ਕਹਿਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, जवाब भी सुनाएंगे? ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, यही तो खूबसूरती है। अगर हम हमारे फोक म्यूजिक की बात करते हैं, हमारे पंजाबी म्यूजिक की बात करते हैं, जब पंजाब की ऐसी कौन सी एक डिश है खाने वाली? एक हमारे गाने म्यूजिक और एक हमारे खाने, कहीं मुकाबला ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। साग और मकई की रोटी। ਹਾਂ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਗ। अच्छा, घर में बनाया करते थे बचपन में? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜੀ। अच्छा, हाँ अभी जी। भी बनाते हैं? अभी अल्लाह के फजल दे नाल। अच्छा, उसके अलावा लस्सी भी बड़ी पसंद की जाती है, मीठी लस्सी लस्सी। मैं बड़ी खुश होके पीना जी। पूरा सुबह उठ के पूरा जग लस्सी का होंदा जेड़ा मैं पीना, ये एवं नहीं आवाज़ ऐने निकलदी हैं। अच्छा, तो अच्छा मानते हैं इस बात को, कहते हैं कि आजकल जो बेचारे बीमार हुए होते हैं नौजवान, बिल्कुल कमजोर से हैं, वो इसी वजह से हैं? मैडम जी, मेरी 6/10/59 की पैदाइश आ, तकरीबन 63 साल की बनती। सदका सोहने नबी के जोड़े का। हले भी यह है कि रात को दुध पी के फिर सौंदा आ, सवेर उठ के लस्सी पी दी, नाश्ता करीदा अच्छे तो अच्छा, जिवें पंजाब च नाश्ते होंदे ने। अच्छा, ये नहीं पिया में एक अद्धा कप चाह का पी लिया, बस ठीक है जी, 12 बजे रोटी खाऊंगा, नहीं वो नहीं। अच्छा, म्यूजिक हमारा असासा है, मैं कहूँगी एसेट है हमारा, और हमारी सरजमीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है म्यूजिक का। लेकिन आज की दुनिया में कहा जाता है, स्पेशली हम सुनते हैं बड़ों को कहते हुए भी, लोगों को इर्द गिर्द के भी कहते हुए, ये गाना बजाना अच्छा नहीं होता, गाने बजाने की तरफ नहीं जाना। इस पे क्या कहें? ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ कल्चर ਨੂੰ। नहीं जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब हम कल्चरल की बात करते हैं या हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो ये बड़ी पुरानी म्यूजिक के साथ ताल्लुक है हमारी सरजमीन का। और शायद हम आते आते आगे आगे जैसे वक्त गुजरता गया है, शायद हम उन चीज़ों को भूल गए हैं, शायद हम अपनी रूट्स को भूल गए हैं, जिसकी वजह से आज हमें लगता है कि नहीं भाई, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जबकि अगर हम सरजमीन की हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो सदियों से, बहुत सदियों से ये चलती आ रही है, एक रिवायत चलती आ रही है, और लोगों का जो कनेक्शन है वो चलता आ रहा है। अगर हम फोक म्यूजिक की बात करते हैं, गिद्धों की हमने बात की, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਅਸਲ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, मैं वो पेश कर रहा। बहुत ही खूबसूरत आवाज सुनी हमने आसिफ मिन्हास की, उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद है। उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने आसिफ साहब का भी साथ दिया और हमारे ऑडियंस के लिए इतने इतने खूबसूरत गाने पेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत ही टैलेंटेड हैं आप लोग। और साथ ही साथ आसिफ मिन्हास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करता जी सिटी 41 वालों का, पूरे सारे अमले का ही, क्योंकि मैंने ना तो याद नहीं, मैं सब के तह दिली के नाल शुक्रिया अदा करता जी। और जी हमारी टीम की तरफ से बड़ी रिक्वेस्टें आ रही थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका, आपकी टीम का भी एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।